ज्ञानभारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति। अब अपने उसमें चलेंगे 21वां उदाहरण। एल एम और एन एक पेड़ी के साझेदार के वे लाभ हानि क्रमशः 40%, 30%, 30% के प्रमाण में बांटते हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पक्की तलपट दी हुई है और पक्की तलपट और समायोजन पर से खाता बना के उसकी एंट्री कर रहे हैं। और पहला समायोजन कौन निवृत्त होता है कि 1/4/16 के दिन एम निवृत्त होता है। निवृत्ति की शर्तें निम्नानुसार थी। एम का भाग एल और एम तीनों 2 के प्रमाण में बांटेंगे, यानी एम निवृत्त होता है, उसका जो भाग मिलता है वो एल और एम तीनों 2 के प्रमाण में बांट देंगे। अभी देनदारों में से 8,000 विगत ऋण ज्ञापित कीजिए। 10% शंकास्पद लेना अनामत और 5% बट्टा का प्रावधान कीजिए। तो अपने पहले क्या करेंगे कि देनदार कितने हैं अपने पास में? देनदार है 80,000। अपने पास में देनदार 80,000 है तो 80,000 से अपने आर्थिक चिट्ठे में पहले और जो देनदार है 80,000 उसमें से डूबात्री अपने को कितना बोला है 8,000। तो 80,000 से 8,000 माइनस करो तो कितना आएगा 72,000। अब उसमें से 10% डूबात्री अनामत 72,000 का 10% करोगे तो 7,200 आएगा। 72,000 गुना 10% कर दो तो 7,200 आएगा। अब अपने 72,000 में से 7,200 माइनस करेंगे तो 64,800 आएगा। अब ये 64,800 का 5% करो। 64,800 गुणा 5% तो आएगा 3,240। ये जो 64,800 इसमें से 3,240 माइनस कर दो तो 61,560 आएगा, जो रकम बाहर निकलेगी। अब अपने डूबत ऋण की दूसरी एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते में करेंगे। अब पुनः मूल्यांकन खाते में डूबत ऋण अनामत अपने पास में सवाल के पक्की तलपट में डूबत ऋण अनामत 10,000 दी हुई है। अपने 10,000 में से पहले 8,000 डूबत ऋण माइनस करेंगे तो 10,000 से 8,000 माइनस हुआ तो कितना बचा 2,000। डूबत ऋण अनामत 10,000 माइनस 8,000 तो 2,000 हुआ। अब नवी डूबत ऋण अनामत कितनी है? अब उसमें अपने क्या करेंगे नवी डूबत ऋण अनामत, या तो पहले तुम क्या करो 8,000 में से 7,200 माइनस कर दो तो 800। 10,000 में से 8,000 माइनस किया, 8,000 में से बचा 2,000। 2,000 माइनस 7,200 तो कितना आता है 5,200 आएगा। तो डूबत ऋण अनामत लिखेंगे। 10,000 पक्की तलपट में डूबत ऋण अनामत पूंजी दायी कमी लिखा था, वो डूबत ऋण अनामत भी अपने डूबत ऋण 8,000 माइनस और उसमें से नई डूबत ऋण अनामत 7,200 तो माइनस करें तो 5,200 आएगा। अब देनदार बट्टा अनामत भी जोड़ना है। तो देनदार बट्टा अनामत कितना अपने पास में? देनदारों को बट्टा पे देना 3,240 को पुनः मूल्यांकन खाते उधार में लिख दो। देनदारों पर बट्टा अनामत 3,240। अब विनियोग की बाजार कीमत दी हुई है तुमको 50,000। अब विनियोग पक्की तलपट में 60,000 दिया हो तो अपने विनियोग तो पक्की तलपट में 60,000 और अपने बाजार कीमत 50,000 तो 10,000 विनियोग की कीमत में कमी हुई। अब उसके सामने तुम्हारे पास में विनियोग वृद्धि कमी अनामत 15,000 दिया है। तो 15,000 में से अपने 10,000 माइनस करेंगे तो 5,000 बचेगा। ये जो 5,000 बचा वो अपने साझेदारों के पूंजी खाते में
साझेदारों के पूंजी खाते में और विनियोग की कीमत से जो बचता है तो अपने उसको बांट देंगे 5,000। अपने 5,000 को कितने प्रमाण में बांटेंगे? अपने 40, 30 और 30 लिखा था, 4:3:3 पुराना अनुपात है। तो 5,000 गुणा 4/10 तो 2,000 आएगा। फिर 5,000 गुणा 3/10 यानी 1500 और वापिस भी 1500 ही आएगा। यानी 5,000 अपने विनियोग मुआवजा अनामत या मुआवजा फंड वृद्धि कमी फंड लिखकर उसकी एंट्री साझेदारों के पूंजी खाते में करेंगे। और दूसरी एंट्री अपने पक्की तलपट में विनियोग 50,000 लिखेंगे। अब इस तरह से मकान का बोला है, मकान की बाजार कीमत कितनी है? 2,50,000, जबकि मकान की कीमत तुमको कितनी दी हुई है? 2,20,000। अब 2,20,000 दी है तो वृद्धि हुई, अपने कितनी वृद्धि हुई? 30,000, जो अपने पुनः मूल्यांकन करके पहले अपने मकान पक्की तलपट में नियुक्ति के बाद की पक्की तलपट में लिख देंगे मकान 2,50,000। अब उसकी दूसरी एंट्री पे पुनः मूल्यांकन खाते की जमा में लिखेंगे क्योंकि कीमत में वृद्धि हुई है तो मकान खाता 30,000। अब अपने लिखा है कि 1,560 फर्नीचर में से अप्लिकेट करने हैं। अब अप्लिकेट करने तो पहले पुनः मूल्यांकन खाते में उधार में डाल दो। फर्नीचर खाता 1,560। उसकी दूसरी एंट्री अपने पक्की तलपट में करेंगे तो फर्नीचर अपने पास में 30,000 का है। अब 30,000 में से अपने क्या करेंगे? 30,000 माइनस 1,560 कर देंगे तो फर्नीचर की कीमत कितनी रहेगी? 28,440। अब अपने क्या बोला है कि एल और एन की पूंजी उनके लाभ हानि के प्रमाण में रखनी, नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी और आवश्यक रोज नामचा करके चालू खाते लिखना है। अब अपने ख्याति की गणना करते हैं। अभी यहाँ पे ख्याति की गणना करेंगे तो ख्याति भी अपने दी है 50,000 मूल्यांकन किया गया है। पहले तो अपने एल एम एन का पुराना प्रमाण 4:3:3 4:3:3 किया। अब एम का भाग पहला समाज में लिखा है कि एम का भाग एल और एन 3 और 2 के प्रमाण में मिलेगा। तो एल और एन का लाभ का प्रमाण 3:2 है। तो एम के भाग की ख्याति 50,000 को अपने क्या करेंगे? एन का भाग 3 है, एम का भाग 3 है, 3/10 तो 50,000 गुणा पुराना प्रमाण लिखने का 50,000 गुणा 3/10 तो कितनी ख्याति आई? एम के भाग की 15,000। एम को 15,000 ख्याति, एल और एन उनके लाभ हानि के प्रमाण में 3 और 2 में देंगे। तो अपने 15,000 का क्या करो? 15,000 गुणा 3/5 तो 9,000 एल का आएगा। अब उसके बाद में अपने 15,000 गुणा 2/5 तो कितना आएगा? एन का पूंजी खाता 6,000। तो 15,000 अपने बांट दिया तो एल का पूंजी खाता उधार, एन का पूंजी खाता उधार व एम के पूंजी खाते का 15,000। अब अपने पहले जो ये आई है एल और एन की तो उसको अपने साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में एम का पूंजी खाता एल के अंदर 9,000 लिखेंगे और एन के अंदर 6,000 लिखेंगे।
और जमा के अंदर साझेदार पूंजी खाते में एल का पूंजी खाता लिखकर ख्याति कोष्ठक में लिखकर एम के अंदर 9,000 और 6,000 लिखो। एल का पूंजी खाता 9 और एम का पूंजी खाता 6,000। अब अपने जो 5,500 के लेनदारों को एन ने चुकाना कबूल किया है, तो एन ने कितना चुकाना कबूल किया लेनदारों का 5,500। तो अपने साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में लेनदार खाता एन के पूंजी खाते में चुकाएगा वो 5,500। तो एन के पूंजी खाते में जमा के अंदर 5,500 लिखेंगे और लेनदारों में से अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पक्की तलपट में अब लेनदार अपने पास में 60,000 का है। लेनदार 60,000 में से 5,500 माइनस करो। 60,000 में से 5,500 माइनस करेंगे तो 54,500 पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में लेनदार लिखकर 60,000 में से 5,500 माइनस करके बाहर रकम 54,500 लिखेंगे। अब अपने पास में एंट्री हो गई है। अब पहले तो अपने जो पूरा पक्की तलपट की जो एंट्री है वो लिख देंगे। लेनदार की हो गई, विनियोग वृद्धि कमी अनामत हो गया, डूबोतरी अनामत के लिए। अब अपने पूंजी जो थी एल की, एम और एन की पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते में डालनी पड़ेगी। शेष आगे साझेदारों का पूंजी खाता, उसमें एल, एम और एन। एल के अंदर 1,80,000, एम के अंदर 1 लाख और एन के अंदर 90,000 जो साझेदार के पूंजी खाते जमा में पूंजी की एंट्री कर दी। अब अपने पहले उधार के एंट्री भी देखते हैं, फिर बाकी आवश्यक एंट्री करेंगे। अब रोकड़ तो जाएगी, पहले अपने जो रोकड़ है, पहले विनियोग विज्ञापन अभियान खर्च जो 20,000 उसको अपने साझेदार के पूंजी खाते बांटना है, तो उसको उधार में अपने बांट देते। साझेदार के पूंजी खाते में विज्ञापन अभियान खर्च, अपने पास विज्ञापन अभियान खर्च 20,000 दिया हुआ है। तो 20,000 को 4 गुणा 4 भागा 10 तो कितना आएगा 8,000 और 20,000 गुणा 3 भागा 10 तो 6,000 और एम का भी 6,000। एल 8,000, एम 6,000 और एम 6,000 जो विज्ञापन अभियान खर्च अपने बांट दिया है। अब अपने जो यहाँ पे ख्याति तो दी नहीं है, मतलब बाकी की असर अपने पक्की तलपट में देते हैं। अब पक्की तलपट के अंदर जो रोकड़ है, तो अपने रोकड़ 13,000 लिख देंगे। रोकड़ 13,000। स्टॉक लिखेंगे, स्टॉक कितना है 32,000, तो स्टॉक भी 32,000 लिख देंगे। स्टॉक 32,000। फिर देनदार की एंट्री अपने कर दी, विनियोग की करी, मकान की भी हो गई 2,50,000, फर्नीचर भी हो गया और विज्ञापन अभियान खर्च हो गया है। अभी अपने पहले जो पुनः मूल्यांकन खाता उसको अपने क्लोज करते हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, अब पुनः मूल्यांकन खाता के अंदर जो मकान 30,000 है और उधार का टोटल कम है, तो 30,000 में से अपने उधार का टोटल 5,200, 3,240, 1,560, तो 10,000 आया है। तो 30,000 में से 10,000 माइनस करो तो 20,000 आएगा। ये 20,000 को अब पुराने अनुपात में बांट दो। 20,000 गुणा 4 भागा 10 8,000, फिर से 20,000 गुणा 3 भागा 10 तो 6,000 और एन भी 6,000, तो कुल कितना हो जाएगा 20,000। कि एन का, एल का 8, एम का 6, एन का 6,000। अब ये पुनः मूल्यांकन खाते के पैसे साझेदार के पूंजी खाते हैं, पहले उसको लिख देते। साझेदारों
पे पूंजी खाते लाभ है तो जमा में लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते से 8,000, 6,000 और 6,000। अब अपने जो यहाँ पे समायोजन में जो छठा समायोजन में ऐसा लिखा है कि एल और एन की पूंजी उनकी नई लाभ हानि के प्रमाण में रखना और आवश्यक समायोजन करके चालू खाते लिखना है। अब अपने पास में जो यहाँ पर पुराना प्रमाण दिया है, नया प्रमाण नहीं दिया है, तो नया प्रमाण ढूंढते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 में एल और एन का नया लाभ हानि का प्रमाण और एल, एम और एन का पुराना प्रमाण 4:3:3 है। अब एम का भाग कितना हो जाएगा 3/10 और एल और एन को 3 और 2 के प्रमाण में मिलता है। क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे भाग में ये 3 और नया लाभ का प्रमाण 3 और 2, एम का भाग एल और एन को 3 और 2 के प्रमाण में मिलता है। तो अपने एल का भाग ढूंढना है, तो एल के भाग का लाभ ढूंढना है, तो एल का लाभ बराबर 3/10 गुणा अपने 3/5 को जो नया प्रमाण लाभ का दिया है ना भाग में क्या वो 3/5, तो कितना आएगा एल का लाभ 9/50, 9/50। एन का लाभ इस तरह से 3/10 गुणा 2/5, 6/50 आएगा। वही नया भाग बराबर, अब नया भाग ढूंढा इसलिए उसका फॉर्मूला नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ। तो एल का भाग बराबर पुराना भाग अपने पास में 4/10 है, तो 4/10 प्लस नया भाग ढूंढा अपने 9/50, तो कितना आ जाएगा 29/50 और एन का आएगा 3/10 प्लस 6/50, तो 15। अब यहाँ पे हर समान करना पड़ेगा, इसमें भी हर समान कर देने का 50 से 5 को 10 से आ जाएगा। हर समान बाधा नहीं कराएंगे, 10 को 5 से गुणा करो तो ऊपर 5 या 15 और प्लस 6 15 6 21 और ऊपर में 5 इसमें भी 10 को 5 से गुणा 20 और प्लस 9 तो 29 आ गया। तो अपने नया प्रमाण कितना ढूंढा 29:21 ढूंढा। अब ये जो अनुपात ढूंढा है उसके ऊपर से अपनी नई पीढ़ी की पूंजी एल और एन के नए लाभ हानि के प्रमाण में रखने की गणना। अब पहले एल की पूंजी अपने देख लेते हैं, उधार में देखेंगे। उधार में अपने देखेंगे तो 1,80,000 है, 2,000 है और 8,000 है, तो अपने 1,90,000 होता है। अब उसमें से जो उधार के अंदर जो उसका टोटल किया है अपने कि 8,000 और 9,000, 8,000 प्लस 9,000 करो तो 17,000 आएगा। जो अपने 1,90,000 कहाँ से लाया, जो साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में एल की पूंजी 1,90,000 थी, उसमें से एल के पूंजी खाते का उधार में 17,000 माइनस किया तो 1,73,000 है, उसको प्लस करो। फिर एन क्या पूंजी भी इस तरह से ही देखने के लिए एन जो एन के पास में एन की पूंजी तुम्हारे पास में 1,03,000 आएगी। कैसे आएगी तो 90,000 एंट्री जो की उसकी 90,000, 1,500, 6,000, 6,000 और 5,500, तो अपने पास में 1,03,000 आया। उसमें से उधार का 12,000 माइनस कर देंगे, 12,000 माइनस किया तो 91,000 आया। और ये जो 91,000 और 1,73,000 ये दोनों का अपने प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2,64,000। और ये जो 2,64,000 नई पूंजी आई तो एल के भाग में नई पूंजी कितनी आएगी तो 2,64,000 को नया प्रमाण ढूंढा जो 2,64,000 गुणा 29/50,
तो 1,53,120 और एन में 2,64,000 गुणा 21/50 तो 1,10,880। और ये जो पूंजी ढूंढी है वो अपने कहाँ ले जाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में शेष आगे ले जाएंगे। अपने जो साझेदार का पूंजी खाते में एल की पूंजी पहले मैंने समझाया था, एल की पूंजी का टोटल कर दिया था तो 1,90,000 आया था। उसमें उधार के अंदर अपने 8,000 और 9,000 17,000 तो उसको माइनस कर दिया था तो 1,73,000 आया। और पहले एन का भी इस तरह से अपने ज्ञात किया तो उसके अंदर जो तुम्हारे पास में पूंजी 91,000 आई और कुल 64 है, उसको अपने बांट कर जो 1,53,120 ए एल के पूंजी खाते में जमा उधार में शेष आगे ले गए में 1,53,120 लिखेंगे। और उसका डिफरेंस ढूंढना है तुमको। पहले तो अपने 8,000 प्लस 9,000 प्लस 1,53,120 तो 1,70,120 आता है, जो 1,90,000 में से माइनस करो। 1,90,000 माइनस करेंगे तो 19,880 जो चालू खाते ले जाएंगे। साझेदारों का जो शेष आगे ले जाने की है तो उसको शेष पूंजी की शेष अपने गणना करी और जो घटघट है उसको क्या बोलते हैं कि चालू खाते के रूप में रखने की है। तो एल के चालू खाते में अपने आर्थिक चिट्ठे में उसको लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। आर्थिक चिट्ठे में जमा में लिखते हैं तो बाद में लिखते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा जो है एम का ढूंढते, एम की कुल पूंजी कितनी है। एम की सीधी जाएगी कि एम निवृत्त होता है 1,00,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 तो कितना 1,22,500 आया। जमा का एम का टोटल 1,22,500। अब उसमें से अपने 6,000 माइनस कर दो, उधार में 6,000 है कि आगे और बाकी बचा है 1,16,500। ये जो 1,16,500 बचा उसको क्या करो, एम की लोन खाता में कहीं अभी जो साझेदार निवृत्त होता है उसको बार बार नहीं बोलना पड़े। जो साझेदार निवृत्त होता है उसकी जो पूंजी होती है वो ले नहीं जाता है तो उसका लोन के रूप में लिख देंगे। जो आर्थिक चिट्ठे में अपने एम की लोन के खाते में लिख देंगे। अभी एम का टोटल हमने किया है तो एम का टोटल कितना आता, अपने एम का टोटल उधार में अधिक है 6,000 फिर से 6,000 12,000 1,10,880 तो कुल आया 1,22,880। अब उसमें से तुमको जमा के अंदर 90,000 माइनस करो, 1,500 भी माइनस करो, 6,000 को भी माइनस करो और 5,500 में माइनस करो तो अपने पास में 19,880 आएगा जो चालू खाता में अपने एन के चालू खाता में ले जाएंगे। अब यहाँ पर जो 19,880 एल का उधार में आया है तो उसको जमा में, और जमा में आया है उसको उधार में लिखेंगे। लिखते हैं अभी पक्की तलपट क्लोज करते हैं। अब पक्की तलपट के अंदर देखो, पहले तो अपने पूंजी दायित्व में एम की लोन जो आपने ढूंढी 1,16,500 वो लिखा। ये एल का चालू खाता, एल का चालू खाता जो है 19,880 लिखा। एल का चालू खाता में ले गए और उसके बाद में पूंजी लाइए। एल की पूंजी और एन की पूंजी अपने लाएंगे 1,53,120 और 1,10,880 कुल 2,64,000 और लेनदार की एंट्री पहले कर दीजिए।
तो उसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1,16,500 करो, फिर 19,880, 2,64,000, 54,500। तो कुल टोटल आ जाएगा 4,54,880। अब संपत्ति लेना में टोटल करेंगे तो एम का जो 19,880 है तो उसको अपने उधार में करेंगे। संपत्ति लेना એટલે उधार, एम का चालू खाता 19,880। फिर अपने देनदार की एंट्री कर दी है, स्टॉक के लिए करी, विनियोग भी करी, मकान, फर्नीचर और सब एंट्री हो गई है। तो अभी अपने उसका टोटल कर लेंगे संपत्ति लेना पक्ष का, ये 19,880 प्लस 61,560 प्लस 32,000, फिर 50,000, फिर 2,50,000, 28,440 और 13,000, तो कुल 4,54,880 आएगा। अब अपने स्वाध्याय के अंदर अब तुम लोग को एक जानकारी है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों के कोर्स के अंदर 30% कमी हुई है। वो चैप्टर कौन कौन सा कमी है, कमी चैप्टर एक भी कमी नहीं हुई है, लेकिन अमुक चैप्टर में से अमुक पॉइंट निकाल दिया है अकाउंट के अंदर। अब इसमें मानो कि अपना एक जो रनिंग चैप्टर चल रहा है निवृत्ति, तो निवृत्ति के अंदर निवृत्ति और जो तुलो दिया है तो उसमें अपने सिर्फ निवृत्ति का ही सवाल पढ़ेंगे, अपने वृत्ति की कोई एडजस्ट करने की नहीं है। यानी अपने तुम्हारा पेज नंबर 251 जो है, 251 जो 9वां पॉइंट है मृत्यु पाने वाली संख्या, उसका पॉइंट का एक भी सवाल भी नहीं करना है और थियरी भी करने की नहीं है। इसलिए अपना जो ये निवृत्ति वाला चैप्टर है तो 2-3 दिन में संपूर्ण पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद में तुम्हारा लास्ट चैप्टर है वो चलेगा। तुम लोगों को कोर्स की माहिती मिल जाएगी। स्वाध्याय के अंदर भी तुम्हारा जो सवाल है वह सवाल तुम लोगों ने किया होगा, तो अभी उसके बाद में तुम लोगों को मैंने 8 तक दिया था, जया, ममता। अब तुम लोग ऐसे तो तुम 11 तक कर सकते हो, 13 तक भी कर सकते हो। तुम लोगों को 13 तक सवाल पूर्ण करना है, जहाँ से जितना बाकी हो पूर्ण करो। कोई भी एक विद्यार्थी वाला कोई चौपड़ा चेक कराने अभी तक आया नहीं है, चौपड़ा चेक कराने के लिए आना ज़रूरी है।